दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 11th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने इंपल्सिव फोर्स को समझा, उसके बाद हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को देखा, दूसरा हमने इंपल्स को भी देखा। इंपल्स हम किसको बोल रहे हैं? जो हमारा इंपल्सिव फोर्स है उसके एरिया को हम इंपल्स बोल रहे हैं। और हमने देखा कि जो इंपल्स होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो जो हमारा इंपल्स आया है उससे हम एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इंपल्स डिवाइड बाय टाइम ऑफ इंपैक्ट डेल्टा टी। इस तरह से आप एवरेज फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। सोचिए कोई चीज कहीं पे इंपैक्ट हुई, जैसे मैंने कोई बॉल जो है वो दीवार पे मारी, तो दीवार पे इंपैक्ट होगा, तो दीवार पे इंपैक्ट होने से जस्ट पहले क्या वेलोसिटी थी और जस्ट बाद क्या वेलोसिटी थी। आप उससे मोमेंटम निकाल सकते हो बॉल का, आफ्टर द इंपैक्ट एंड बिफोर द इंपैक्ट, एंड उसके बाद आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो। दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। अब उस इंपल्स को डिवाइड कर दो इंपैक्ट टाइम से, तो आपके पास आ जाएगा कि कितना एवरेज फोर्स बॉल ने दीवार पे लगाया है या दीवार ने बॉल पे लगाया है। इस तरह से आप एवरेज फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि एक्चुअल फोर्स जो होता है वो आपका एवरेज फोर्स के बराबर नहीं होता। एक्चुअल फोर्स तो एकदम से पीक पकड़ता है और उसके बाद खत्म हो जाता है, लेकिन हम उसकी एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। अब इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा देखिए, यहां पे मैं पहले आपको सेटअप समझा देता हूं कि किस तरह का सेटअप है और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो मेरे सामने सबसे पहले हमने एक ग्लास सरफेस को रखा हुआ है और थोड़ा सा हमने इस बेंच की हाइट से थोड़ा ऊपर उठाया हुआ है। तो ये मेरे पास ग्लास सरफेस है, और ग्लास सरफेस हमने इसलिए लिया बिकॉज ग्लास जो होता है बहुत मतलब उसमें बेंड नहीं होता, मतलब उसमें अगर आप हल्का फुल्का भी बेंड देते हो तो टूट जाता है। तो खैर ये हमारे पास ग्लास सरफेस है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मेरे पास एक आयरन का एक तरह से छोटी सी रोड है आयरन की, इसका अपना एक मास होगा। मैं इसको इसके ऊपर ड्रॉप करने जा रहा हूं। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ये ड्रॉप होगी उससे पहले इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ स्पीड होगी, और मैं ये मान के चला हूं कि जो इंपैक्ट टाइम है वो बहुत कम है यहाँ पे। तो जैसे ही इंपैक्ट होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, जीरो ही मान लो आप। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। उस चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दोगे, इंपैक्ट टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एवरेज फोर्स आ जाएगा। उतना फोर्स ये जो रोड है ये इसके ऊपर लगाएगी और जो ग्लास है वो इसके ऊपर लगाएगा। अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो फोर्स है वो आपका इतना ज्यादा हो कि ग्लास जो है वो ब्रेक हो जाए उससे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए पहले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे फिर हम इस ग्लास को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज को जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले मैं जरा इसको आयरन बॉल को इसके ऊपर ड्रॉप कर रहा हूं। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो मैं इस हाइट से इसको छोड़ रहा हूं। तो आपने देखा कि ग्लास जो है वो टूट गया। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। इतनी ही हाइट से फिर से मैं ड्रॉप करूंगा, लेकिन कैसे प्रोटेक्ट करें? सोचिए, मुझे जो फोर्स है उसको कम से कम करना है। जो इंपैक्ट हुआ वो बहुत कम टाइम में हुआ, उसकी वजह से जो फोर्स लगा वो एवरेज फोर्स काफी ज्यादा लगा ग्लास के ऊपर। अगर मैं इंपैक्ट टाइम को बढ़ा दूं दोस्तों, तो उसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि जो एवरेज फोर्स है वो कम हो जाएगा और ग्लास टूटने से बच जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक फोम हम लेके आए हैं, तो इस फोम का सहारा लेंगे सो दैट हम इंपैक्ट टाइम को बढ़ा सकें। तो चलिए इसके अगले हिस्से में देखते हैं कि किस तरह से ग्लास को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे इंपैक्ट टाइम कम होने की वजह से एवरेज फोर्स जो लगता है ग्लास के ऊपर वो काफी ज्यादा लगा और ग्लास जो है वो ब्रेक हो गया। अब मैं इंपैक्ट टाइम को बढ़ा सकता हूं। कैसे बढ़ाऊंगा? समहाउ अगर मैं इस ग्लास के ऊपर हमने एक और ग्लास रख लिया है वैसे यहाँ पे, तो इस ग्लास के ऊपर अगर मैं ये फोम लगा दूं, इस तरह की सीट लगा देता हूं मैं, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो इस बार क्या होगा, जैसे ही आपका बॉल इस पे गिरेगी या रोड जैसे ही आयरन की गिरेगी, तो गिरने के बाद इसकी स्पीड को जीरो होने तक उसमें जो टाइम लगेगा वो इस बार ज्यादा लगेगा। चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही है, बट जो डेल्टा टी की वैल्यू है जो अपनी, वो आपकी ज्यादा हो जाएगी।
उसकी वजह से जो एवरेज फोर्स लगेगा वो आपका इस पे कम लगेगा, ठीक है। ग्लास रोड के ऊपर इस बार एवरेज फोर्स कम लगेगा और शायद हम ग्लास रोड को टूटने से बचा सकते हैं। तो चलिए मैं जरा इसको परफॉर्म कर रहा हूं। और हमने यहाँ पे ये दो रख दिया है ग्लास ये फोम का, क्योंकि ये रीबाउंड होगा, तो मैं नहीं चाह रहा था कि ये रोड फिर से इस ग्लास के ऊपर गिरे। बट अगर गिर रही है तो कोई बात नहीं, आपको पहला जैसे इंपैक्ट होगा उस टाइम देखना है। अगर रीबाउंड होकर टूट रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, मैं इस बार अगेन उसी हाइट से इसको ड्रॉप कर रहा हूं। आई होप सब लोग रेडी होंगे। मैं इस हिस्से पे ड्रॉप करूंगा, ठीक है। तो ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। तो आपने देखा कि हमने इसके ऊपर ड्रॉप किया और ग्लास जो है उसके ऊपर इस बार कोई डैमेज नहीं आया। ऑलमोस्ट उसी हाइट से मैंने छोड़ा था, ठीक है। तो इवन अगर मैं थोड़ी सी ज्यादा हाइट से भी छोड़ूंगा तब भी आपका जो ग्लास है वो सेफ रहेगा। तो आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को इस तरह से समझ सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब चलिए इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग जो एप्लीकेशन है हमारी उसको जरा समझते हैं। तो अगला एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का है दोस्तों। जब भी आपने अपने घरों में देखा होगा कि आप किसी भी ब्लॉक में जब कील लगाते हो, ठीक है, कील ठोकते हो, तो आप इसके नीचे का जो सरफेस है उसको हैवी रखते हो। उसको आप सपोर्ट जो है इसके नीचे का उसको तो आप थोड़ा हैवी रखते हो। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है अगेन एवरेज फोर्स। अगर आप चाह रहे हो कि ये कील इसके अंदर ठुके, इसके अंदर जाए, तो आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप इसको ऐसे मार रहे हो, तो इसका मतलब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना, इंपैक्ट हो रहा है। ये जो हथौड़ी है, ये हथौड़ी जैसे इसके ऊपर लगती है एक तरह से इसके ऊपर इंपैक्ट हुआ। वो जो इंपैक्ट है उसका टाइम बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि इस हथौड़ी के पास अपनी वेलोसिटी आ गई है और वो वेलोसिटी एकदम से जीरो मैं मान लेता हूं, मैं मान के चला हूं कि जैसे ये इंपैक्ट हो रहा है इसके ऊपर, हथौड़ी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इस हथौड़ी का चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम आएगा तो एक तरह से इंपल्स आएगा उससे, दैट मस्ट बी इक्वल टू इंपल्स। वही इंपल्स इसको ट्रांसफर होगा, आप ये कह सकते हो। और क्योंकि इंपैक्ट टाइम बहुत छोटा है, अगर छोटा इंपैक्ट टाइम है तो उससे जो एवरेज फोर्स निकल के आएगा वो काफी बड़ा निकल के आएगा। इसका मतलब इस कील के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो काफी ज्यादा लगेगा। उससे क्या होगा, ये अंदर चली जाएगी कील। सिंपल, ठीक है। इस तरह से हम इस चीज को देखते हैं। बट जरा सोचिए, अगर मैं इसको नीचे जो सरफेस है उसको मैं एक हैवी सरफेस ना बनाऊं, ठीक है, मतलब इसको अगर मैं इसे ऐसे ये फोम ही रख दूं इसके नीचे, तो आप इसको ठोक नहीं पाओगे। इसके अंदर क्या दिक्कत आएगी? इससे आपका जो इंपैक्ट टाइम है वो आपका बढ़ जाएगा, उससे जो एवरेज फोर्स इस कील के ऊपर लगेगा वो अब आपका कम लगेगा और उसकी वजह से कील जो है अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं दो तरह से इसको दिखा रहा हूं। एक केस में मैं क्या ले रहा हूं, मैं ये आपका थोड़ा हैवी ये ले रहा हूं, ठीक है, और इसको यहां पे रख रहा हूं जहां पे बेंच का वर्टिकल वॉल है, मैं उसको नीचे रखना चाह रहा हूं। सो दैट यहां पे अगर मैं रखूंगा तो यहां पे अगेन ये थोड़ा सा कुशनिंग इफेक्ट है इधर, ठीक है, इधर की तरफ मैं रख रहा हूं सो दैट ये नीचे की तरफ ना जाए। और अगर मैं इसको ठोकूंगा यहां पे तो आराम से आप इसको ठोक सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं यहां पे रखता हूं, इसके ऊपर रख के अगर मैं करूंगा तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे कारपेंटर लोग होते हैं जो घरों में आते हैं, वो जब दरवाजे में कील ठोकते हैं, कोई दरवाजा लगा हुआ है सोचिए, और लगे हुए दरवाजे में कील ठोकनी है, तो क्या करते हैं, वो दूसरी तरफ से उसको हल्का सा सपोर्ट देते हैं दरवाजे को। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें, ये इमेजिन कीजिए कि ये कोई दरवाजा है, इसमें मुझे कील ठोकनी है, ठीक है, तो इसके पीछे क्या करेंगे, पहले वो थोड़ा हैवी लोहे का कोई सपोर्ट दे देंगे और उसके बाद इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर हथौड़ी मारेंगे। अगर खुले दरवाजे के पीछे अगर सपोर्ट ना लगाएं और सीधा वो हथौड़ी मारना शुरू कर दें ऐसे, तो दरवाजा पीछे की तरफ जाएगा, उससे इंपैक्ट टाइम बढ़ जाएगा। इंपैक्ट टाइम बढ़ जाएगा तो एवरेज फोर्स उसके ऊपर कम लगेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, उसके पीछे एक सपोर्ट लगाते हैं, लोहे का कुछ लगा देते हैं या कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं लोहे का, और उसके बाद उसके ऊपर मारते हैं। उससे क्या हो जाता है कि उसका थोड़ा सा इंपैक्ट टाइम कम हो जाता है, उससे एवरेज फोर्स ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अब ये जो एवरेज फोर्स की कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट पहले दिखा चुका हूं लॉज ऑफ मोशन में, उसी एक्सपेरिमेंट को आप एक बार दोबारा देखिए। 1 2 3।
तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा एंड इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि बॉल जैसे ही कार्डबोर्ड से टकरा रही है उससे जस्ट पहले उसके पास काफी ज्यादा मोमेंटम है, उसके पास स्पीड बहुत ज्यादा है। मास हालांकि उसका बहुत कम है बट उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे ही कार्डबोर्ड से टकराई है उसकी स्पीड में चेंज हुआ है और उसकी वजह से मोमेंटम में बदलाव आया है। अब मोमेंटम में अगर बदलाव आएगा तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो आपका इंपल्स बन जाएगा और उससे आप डिवाइड कर सकते हो उसके इंपैक्ट टाइम से। अब यहाँ पे इंपैक्ट टाइम भी बहुत कम है तो इसका मतलब जो एवरेज फोर्स कार्डबोर्ड के ऊपर लगा होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, इतना हाई कि वो कार्डबोर्ड जो है वो टूट गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे यहाँ पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम काम कर रही है। सोचिए अगर मैं इंपैक्ट टाइम को बढ़ा दूं, अब इंपैक्ट टाइम को कैसे बढ़ाओगे भाई, कुछ इस तरह का आप रखिए, कार्डबोर्ड मत रखिए क्योंकि कार्डबोर्ड की बॉडी थोड़ी बहुत रिजिड होती है और उससे क्या रहता है कि जैसे बॉल टकराती है तो इंपैक्ट टाइम कम रहता है। सोचिए उसकी जगह पे मैं कोई पर्दा लगा दूं तो फिर क्या होगा, क्या उस पर्दे को भी फाड़ के बॉल आगे निकल जाएगी क्या? जरा देखिए, इसी का एक और एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है, उसको भी जरा समझते हैं। आई होप सब लोग रेडी होंगे। 1 2 एंड 3। तो यहां पे इस बार आपने देखा कि इस बार पर्दे के थ्रू बॉल नहीं गई है, पर्दे पे टकराई है और उसके बाद वहीं पे गिर गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही बॉल पर्दे से टकराई है पर्दा पीछे की तरफ गया है और जो इंपैक्ट टाइम है वो बढ़ गया है। इंपैक्ट टाइम बढ़ने की वजह से जो एवरेज फोर्स लगा है वो आपका उतना नहीं हो पाया जितना आपका कार्डबोर्ड के केस में था। दैट्स वाई अब यहाँ पे बॉल जो है वो आराम से वहां पे गिर भी गई और पर्दे को कोई डैमेज भी नहीं हुआ। तो ये इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बनी है इस चीज की। अब चलिए वापस बोर्ड पे चलते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं फिर बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट्स देखे, आई होप आपको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, दोबारा से लिख देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहीं से हमारी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बनी है। ठीक है, ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो आप यहां से इस dt को इधर ला सकते हो, तो F एक्सटर्नल इंटू dt, ये जो बनेगा ये बन जाएगा dpt। अब अगर मैं इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं तो ये मेरा ti टाइम है, ये मेरा tf टाइम है। ठीक है, और ये आपका pi हो जाएगा, यहां पे ये आपका pf हो जाएगा। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप ये लिख सकते हो कि इस तरफ जो बनेगा हमारे पास ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और ऑब्वियसली ये वेक्टर है। ठीक है, तो इससे आपके वेक्टर ही निकल के आएंगे ये। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल dt फ्रॉम ti टू tf। एक तरह से एक्सटर्नल फंक्शन का जो एक्सटर्नल फोर्स का जो है एरिया हमने निकाल दिया ti से लेकर tf तक का। तो वो आपने को बता देगा कि कितना मोमेंटम में बदलाव आएगा। tf पे फाइनल मोमेंटम बनेगा, ti पे इनिशियल मोमेंटम बनेगा। ये हमारी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। इसी को आप क्या बोलते हो, इस एरिया को आप इंपल्स बोल देते हो। ध्यान रखना, ये इंपल्स फोर्स नहीं है, ये इंपल्स है। इंपल्स आपका अलग होता है, इंपल्स फोर्स अलग होता है, इंपल्सिव फोर्स। कुछ लोग ये सोचते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम केवल तब लगेगी जब इंपल्सिव फोर्स पिक्चर में होगा। और इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो बहुत स्मॉल टाइम के लिए पिक्चर में आता है, जिसका एम्पलीट्यूड काफी लार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। अब यहां पे स्मॉल टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है और काफी लार्ज एम्पलीट्यूड का भी कोई लॉजिक नहीं है कि भाई कितना लार्ज, ये तो बताया नहीं किसी ने। तो इसका मतलब है यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इंपल्स मोमेंटम थ्योरम केवल तभी आपको लगाना है जब आपका कोई इंपैक्ट होगा या कोई इंपल्सिव फोर्स आएगा, तभी आपको पिक्चर में इसको लेके आना है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स होगा, उसका जो एरिया निकालते हो आप, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, जिन दो पॉइंट के बीच का आप एरिया निकालोगे, उन दोनों पॉइंट के बीच का मोमेंटम का बदलाव आपको वो दे देगा। सिंपल, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर सोचिए मेरे पास कोई कार है जिसको मैं एक वन डायमेंशन मोशन उसका मैं स्टडी कर रहा हूं। एक स्ट्रेट लाइन पे वो मूव कर रही है, एक स्ट्रेट रोड पे कोई कार मूव कर रही है और उसका जो मास है वो मान लीजिए 6000 किलोग्राम का। इनिशियली मान लीजिए वो कार रुकी हुई है
तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है vi वो 0 है। वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, क्योंकि मैं 1 डायमेंशन मोशन ले रहा हूं इसका। और इसके ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने इसका इंजन स्टार्ट किया, अब ये रुकी हुई थी, इसका इंजन स्टार्ट किया और मैंने इसको एक्सेलेरेट करना स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आगे की तरफ लगेगा, जो इसको टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको आगे की तरफ धकेलेगा। अब आपको ये दे रखा है कि जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका टाइम के साथ बदल रहा है। ये कुछ इस तरह से आपका चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ये 0, ये मान लीजिए 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये आपका 6 सेकंड है मान लीजिए। इस तरह से टाइम के साथ ये फोर्स बदल रहा है और ये मेरे पास 1000 न्यूटन का फोर्स है। तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक आपका पहले फोर्स ऐसे बढ़ा और उसके बाद फिर फोर्स आपका कांस्टेंट हो गया। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि 6 सेकंड पे इसकी स्पीड क्या होगी अगर इनिशियल स्पीड मेरी 0 है। तो फोर्स आपका ऑलवेज पॉजिटिव है इसके ऊपर। इसका मतलब इससे जो एक्सेलरेशन आएगी वो केवल एक ही डायरेक्शन में आएगी। तो आप यहां पे इसको स्पीड बोलो या इसको वेलोसिटी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई कैप डायरेक्शन में ही रहेगा ये मोशन इसका, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से आपका फोर्स अप्लाई हुआ है। अब हमें बताना है इसकी स्पीड 6 सेकंड पे क्या होगी। अब या तो इसको आप काइनेमेटिक्स से सोल्व करो, ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल आपको मैंने पढ़ाया है ये, उससे सोल्व करो, या फिर आप यहाँ पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी लगा सकते हो। आप बोलोगे सर लेकिन फोर्स इंपल्सिव तो नहीं है। भाई जरूरी नहीं है कि एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा लार्ज हो और बहुत स्मॉल टाइम के लिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी देर के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया है, आप बस उसका एरिया निकाल दो वहां से वहां तक का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा यहां से लेके यहां तक का। तो आप क्या बोलोगे बताओ, आप बोलोगे कि भाई अगर मुझे स्पीड बतानी है 6 पे तो मैं क्या करूंगा, मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा देता हूं। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है कि मोमेंटम एट t = 6 माइनस मोमेंटम एट t = 0, जो चेंज इन मोमेंटम आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू इसका एरिया निकाल दो। और इसका एरिया क्या बनेगा, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो आप ये कह सकते हो इसका एरिया एक तो ये वाला हिस्सा आएगा और एक ये वाला हिस्सा आएगा इसमें। तो इसका एरिया अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा आपका 1000 और ये बन जाएगा आपका 4000। तो टोटल एरिया आएगा 5000 न्यूटन सेकंड। कहां तक बताइए, ये आपका 0 से लेकर 6 सेकंड के बीच में। तो इसका मतलब जो मेरा इंपल्स आया वो आएगा 5000 न्यूटन का आई कैप की तरफ, क्योंकि मैं आई कैप डायरेक्शन ये ले लेता हूं तो ये आई कैप की तरफ आ जाएगा, ठीक है जी। इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरा, जो t = 0 पे जो मोमेंटम दे रखा है, क्योंकि उसकी स्पीड 0 है t = 0 पे, तो इनिशियल मोमेंटम मेरा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा यहां से। फाइनल मोमेंटम क्या आया बताओ, 5000 न्यूटन सेकंड। ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है, तो आई कैप को तो खैर छोड़ ही दो। और m की वैल्यू क्या है, 6000 इंटू v6 इज इक्वल टू 5000। तो आपके पास 6 सेकंड पे स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 5/6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी पूछी होती तो इसके साथ आई कैप और लगा देते हैं। इस तरह से आप जो है, जरूरी नहीं है कि इंपल्सिव फोर्स ही होना चाहिए ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के लिए, कैसा भी फोर्स हो आप बस ये देख लो कितने देर के लिए अप्लाई किया गया है, उसका एरिया निकाल दो वहां तक का और उससे फिर आप जो है ना उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ आया कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई कितना एवरेज फोर्स आपका लगा है 6 सेकंड तक, कितना एवरेज फोर्स यहाँ पे इंजन या फ्रिक्शन फोर्स से यहाँ पे बना है, तो वो कैसे निकालते दोस्तों, इसका जो एरिया होता वो आपका चेंज इन मोमेंटम को बता देता, उसको डिवाइड बाय टाइम कर देते, उससे एवरेज फोर्स आ जाता कि कितना ऑन एन एवरेज फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि फोर्स तो बदल रहा है ना टाइम के साथ। तो एवरेज फोर्स की वैल्यू भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। जरा देखिए, अगर मैं एक स्टेप और आगे चलूं, एक स्टेप और आगे चलते हैं दोस्तों, जरा देखिए। कई बार क्या होता है, आपको मोमेंटम जो है वो टाइम का फंक्शन बनाना होता है कि मोमेंटम मेरा टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। अगर मुझे ये देखना हो तो ये कैसे देखेंगे, ये भी आप यहां से देख सकते हो। उस केस में आपको जो लिमिट लगी है ये लिमिट आपको वेरिएबल करनी होगी। कैसे, जरा देखिए। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपने इसको सोल्व किया है, इसमें आप देखो ये TF, TI से TF पे जा रहे हो आप, तो ये है मोमेंटम एट TF माइनस मोमेंटम एट TI। बट जरा सोचिए, मुझे मोमेंटम का वेरिएशन देखना है कि टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा F एक्सटर्नल dt, और सोचिए मैं TI से लेके और वेरिएबल लिमिट t तक जा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोमेंटम एट t माइनस मोमेंटम एट TI। ये इसके बराबर होगा दोस्तों। और इस मोमेंटम एट TI को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, t टाइम पे जो मेरा मोमेंटम आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू PTI, जो इनिशियल मोमेंटम है वो, प्लस उसमें आप क्या कर दो, TI से लेके t तक का जो आपने इंपल्स है वो आप लिख दो F एक्सटर्नल dt। इस तरह से आप
PTI का ग्राफ बना सकते हो कि भाई जो मेरा टाइम के साथ जो मेरा मोमेंटम बदल रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, उसको आप बना सकते हो। जरा देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सोचिए कोई पार्टिकल है मेरे पास और उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो फोर्स है वो कुछ इस तरह का दे रखा है, ऐसे लग रहा है फोर्स, ठीक है। 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये है मेरे पास 10 न्यूटन, और ये है मान लीजिए मेरे पास -10 न्यूटन। इस तरह का मेरे पास फोर्स दे रखा है। मुझे बताना है कि उस पार्टिकल का मोमेंटम कैसे चेंज होगा टाइम के साथ, टाइम के साथ उसका मोमेंटम कैसे बदलेगा। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की जो वैल्यू है 0 टाइम पे वो दे दूं 5 न्यूटन सेकेंड, ठीक है, ये आपको इनिशियल मोमेंटम दे दिया है, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम अगर कोई दे दे आपको पार्टिकल का, यहां पे कोई पार्टिकल था उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा था Ft, इनिशियल मोमेंटम दे दिया, आपको बताना है टाइम के साथ उसका मोमेंटम कैसे चेंज होगा, टाइम के साथ उसके मोमेंटम का ग्राफ बनाना है। अब ये कैसे बनाए भाई, इसका ग्राफ कैसे बनाए, बड़ा आसान है भाई। कैसे, आप जानते हो कि किसी भी टाइम t पे अगर इंपल्स निकालना है तो जिस टाइम से शुरू कर रहे हो वहां का इनिशियल इंपल्स, इनिशियल मोमेंटम लिख लो, प्लस आपको जो है ना इंपल्स लिखना है ti से लेकर t तक का। जरा देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 0 से लेकर 1 तक देखते हैं कि कैसे आपका मोमेंटम में बदलाव हो रहा है, टाइम के साथ कैसे मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो t = 0 पे मुझे पता है कि वो 5 न्यूटन पे था, और 1 तक मुझे देखना है टाइम के साथ कैसे बदलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको लिमिट जो है 0 से 1 नहीं डालनी है आपको, जो इस एक्सप्रेशन में आप इनिशियल टाइम तो 0 डाल दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 से लेके 1 नहीं लिमिट डालनी है। क्या डालनी है जरा देखिए, अब आपको वेरिएबल लिमिट रखनी है, तो आप लिखोगे pt विल बी इक्वल टू इनिशियल p0 प्लस 0 से लेके t तक डालिए फिर, एंड f एक्सटर्नल इंटू dt कर दीजिए। समझ आया भाई। इस तरह से आपको t के साथ वेरिएशन आ जाएगा। 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसके लिए मुझे f एक्सटर्नल का एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, और f एक्सटर्नल क्या बनेगा, इस लाइन की इक्वेशन लिख दो भाई। ये है मेरा 10t, ये है मेरा -10t + 20, और यहाँ पे क्या है बताओ जरा, 10t - 40। ये मेरे पास f एक्सटर्नल की इक्वेशन आ गई है। तो अब यहाँ पे f एक्सटर्नल पुट कर देते हैं, तो जरा देखिए क्या बनेगा, pt विल बी इक्वल टू, जो t टाइम पे मेरा मोमेंटम निकल के आएगा, ये फंक्शन आएगा, ध्यान देना, वेरिएबल लिमिट डाल दी हमने, तो बनेगा p0, और p0 की वैल्यू क्या है बताइए जरा, p0 की वैल्यू है 5i कैप, ठीक है, 5i कैप। आई कैप को तो खैर हम ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि 1 डायमेंशन मोशन है, तो बार बार आई कैप को क्या लिखना है, प्लस बताइए 0 से लेकर t तक f एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल फोर्स मेरा कितना है 10t, तो 10t dt यहां पे लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 10t कहां से कहां तक वैलिड है, 0 से लेकर 1 के बीच में ही है एक्सटर्नल फोर्स जितना, तो इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन निकलेगा मोमेंटम का, ये आपका t की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में निकलेगा दोस्तों। ये जो एक्सप्रेशन आएगा 0 से 1 के बीच में ही वैलिड होगा, और ये फोर्स आई कैप की तरफ है तो ये भी आपका आई कैप हो जाएगा। आई कैप को खैर ड्रॉप कर दो आप, तो यहां से pt की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट कम्स आउट टू बी 5 प्लस क्या बन जाएगा 5t²। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये जो हमारा ग्राफ आया है ये केवल 0 से लेके 1 के बीच में ही वैलिड होगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो t = 0 पे ये 5 है, t = 1 पे क्या हो जाएगा, ये पैराबोलिक इंक्रीज करेगा और 10 न्यूटन तक चला जाएगा, 10 न्यूटन सेकेंड तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये बन गया मेरा 10 न्यूटन सेकेंड, सही है। अभी 1 तक आते आते आपका इंपल्स ऐसे टाइम के साथ बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो मोमेंटम है वो टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब 1 से लेके 3 तक फिर से देखते हैं। 1 से लेके 3 तक f एक्सटर्नल की वैल्यू सेम ही है ना, मतलब एक ही इक्वेशन है। तो अब आप क्या करोगे बताओ जरा, अब मुझे अगर pt लिखना होगा तो pt को कैसे लिखूंगा बताओ जरा, p1, अब 1 से स्टार्ट करेंगे भाई, प्लस 1 से लेके t तक डाल दो, क्योंकि 1 से आगे कर रहे हैं तो इनिशियल टाइम मेरा 1 पे होगा ना भाई, तो 1 से लेके t तक डाल दो, और क्या लिखोगे, ये लिखोगे -10t + 20 dt, सही है जी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो p1 की वैल्यू बताओ पहले, p1 ऑलरेडी 10 पे आ चुका है, तो 10 प्लस लिख लो इसको, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं तो बन जाएगा -5t² + 20t, और इसमें लिमिट डालनी है 1 से लेके t तक, तो ये बन जाएगा आपका 10 - 5t² + 20 माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 × 20 -15 आ जाएगा। एक बार देख लो भाई, ये जो एक्सप्रेशन है ये कहां से कहां तक वैलिड है, 1 से लेके 3 तक वैलिड है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लिखा है 1 से 3 के बीच में ही लिखा है ना। तो अब जरा इसको प्लॉट करते हैं, तो ये बन जाएगा -5t², अच्छा यहाँ पे 20t आएगा भाई, -5t² + 20t -5। t = 1 पे अगर आप चेक करोगे इसको तो t = 1 पे 10 बनेगा, t = 3 पे चेक कीजिए जरा,
t इक्वल टू 3 पे भी 10 बनेगा, और t इक्वल टू 2 पे अगर आप चेक करोगे तो मेरे ख्याल से 15 बनेगा। t इक्वल टू 2 पे देखो -20 प्लस 40 -5 तो 15 बनेगा भाई। t इक्वल टू 2 पे 15 बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब, और t इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा भी आएगा इसका, आप चेक करके देख लो। ये पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी ऐसे, ठीक है, इस तरह का बनेगा, और ये 15 न्यूटन सेकंड तक चला जाएगा। यहाँ पे 15 न्यूटन सेकंड तक चला जाएगा जो मोमेंटम है वो। इसका मतलब मैक्सिमम मोमेंटम जो है वो t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको अचीव होगा, ठीक है। अब आइए आगे, 3 के बाद 3 पे वापस आते आते कितना हो चुका है, मोमेंटम की वैल्यू वापस 10 पे ही आ चुकी है, ठीक है। अब आइए 3 से लेके 4 के बीच में देखते हैं, 3 से 4 के बीच में, बल्कि 3 से आगे देखते हैं। तो आप क्या बोलोगे बताओ जरा। अब आप लिखोगे PT विल बी इक्वल टू P3, इनिशियल टाइम 3 पे आ चुका है, 3 से लेकर t तक लिख दो, और इक्वेशन क्या है बताओ जरा, 10t - 40 dt। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कहां से कहां तक वैलिड है, 3 से लेके 4 तक ही वैलिड है। क्यों भाई, क्योंकि 3 से लेके 4 तक ही आपका एक्सटर्नल फोर्स इतना है ना भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या पता चल जाएगा आपको, P3 की वैल्यू कितनी बताओ, P3 की वैल्यू है 10 प्लस ये बन जाएगा 5t² - 40t, और लिमिट डाल दो 3 से लेके t तक। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है, तो 10 प्लस 5t² - 40t, ये तो अपर लिमिट डाल दी। लोअर लिमिट पे अगर आप देखोगे तो 45 - 120, 45 - 120 करोगे तो कितना बन जाएगा जरा देख लो। 45 तो यहाँ पे बनेगा ना लोअर लिमिट पे, 45 - 120 आई थिंक ठीक है ये, तो ये बन जाएगा 75, ठीक है, प्लस 75। एक बार देख लीजिए भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक है ये, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो एक बार चेक कर लेना भाई। और ये बन जाएगा 85। अब आप चेक करो t इक्वल टू 3 पे क्या वैल्यू आएगी। t इक्वल टू 3 पे 120 तो माइनस का ये हो गया, -120 प्लस 85 तो ये बन जाएगा -35, उसमें 45 और ऐड कर दो, -35 प्लस 45 करोगे तो 10 ही आएगा, तो सही तो है 10 ही है ना। 4 पे चेक करो इसको, 4 पे 0 आएगा ये, इसका मतलब ये ग्राफ जो है ये इस तरह का आपका ये यहाँ पे नहीं 4 पे अगर आप चेक करोगे तो 5 पे आएगा भाई, 4 पे जो वैल्यू आएगी वो 5 बन जाएगी वापस, ये कुछ इस तरह का आएगा। 4 पे चेक करके देख लो 5 बनेगा। तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया किसका, मोमेंटम का, कि टाइम के साथ मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है, मोमेंटम का बदलाव कैसे हो रहा है टाइम के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछ लेता कि बताओ कौन से इंस्टेंट पे मैक्सिमम मोमेंटम होगा पार्टिकल के पास, वो होगा t इक्वल टू 2 पे, और कितना होगा 15 न्यूटन। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं बोलता कि भाई 1 से लेके और 3 तक देखना है अपने को, तो 1 से लेके 3 तक अगर आप देखोगे तो 1 पे भी मोमेंटम उतना ही है, 3 पे भी मोमेंटम उतना ही है। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम कुछ हुआ ही नहीं। तो जो 1 पे स्पीड रहेगी पार्टिकल की, वही स्पीड आपकी 3 पे भी आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से ये ग्राफ बनाते हैं इसका, और कैसे हम इस चीज को एनालाइज करें, किस तरह से हम, कई बार क्या होता है ये ग्राफ नहीं दिया होता, केवल मोमेंटम का ग्राफ दिया होता है, और मोमेंटम के ग्राफ से आपसे फोर्स का ग्राफ पूछ लेते हैं, तो मोमेंटम के ग्राफ से फोर्स का ग्राफ आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई बताइए, आपको जरा देखिए, मोमेंटम का ग्राफ अगर कोई दे दे और फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ बताना, तो उसको डिफरेंशिएट करना है बस आपको। डिफरेंशिएट करके आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगर आपको ये ग्राफ दिया होता और इसकी इक्वेशन दे रखी होती तो आप उसका डेरिवेटिव ले लेते, आपके पास ये ग्राफ आ जाता। तो आप इस रिलेशन को समझिए, असल में न्यूटन सेकेंड लॉ ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा आप ये भी मत दिमाग में रखिए कि भाई इंपल्स फोर्स होगा तभी हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कैसा भी फोर्स हो आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को लगा सकते हो दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है। तो अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।